नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 परीक्षा जिसके फॉर्म चल रहे हैं और अभी डेट बाकी है। कुछ लोगों ने डाल दिया होगा, कुछ लोग डालने का प्रयास कर रहे होंगे और 21 जून को ये परीक्षा प्रस्तावित है, लेकिन हालातों को देखते हुए बहुत कम संभावना है कि परीक्षा ये 21 जून को हो पाएगी। समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा स्थगित हो चुकी है, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा भी स्थित हो चुकी है। तो ये जो 2-3 महीने का समय मिला है तो क्यों ना इसका सदुपयोग किया जाए। और चूंकि तीनों परीक्षाएं ये लोक सेवा आयोग ही कराता है और मुझे लगता है कि तीनों का जो स्टैंडर्ड है, जो पेपर का पैटर्न है, लगभग एक जैसा ही है। जीएस हो या हिंदी हो, और पेपर भी लगभग एक जैसा ही आता है। बहुत ज़्यादा मतलब ऊंचा नीचा नहीं होता, मतलब 19-20 अंतर हो सकता है। जैसे कि पीसीएस का मान लो 20 है तो समीक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी का 19 होगा, 18 होगा, इतना मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेवल वही है, पढ़ना वही पड़ेगा। ठीक है, जीएस में चीज़ें वही हैं। तो आज से हमने एक नया डिसीजन लिया है आप सभी के हित में, चाहे वो पीसीएस वाले हों, चाहे समीक्षा अधिकारी वाले हों, या फिर खंड शिक्षा अधिकारी वाले विद्यार्थी हों। चूंकि आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे हिंदी आपने पूरा पढ़ लिया है, साइंस की कुछ चीजें आपने पढ़ी हैं, आप यूपी स्पेशल पढ़ चुके हैं, यूपी का करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं, भारत की जनगणना, विश्व की जनगणना, भारत में नगरीकरण, विश्व में नगरीकरण, खनन संसाधन, बागवानी, फल सब्जियां, यानी बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब एक तो जो हमारा मेन पोर्शन बचा हुआ करंट अफेयर्स समसामयिक, ठीक है, हम उसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, और बहुत लोगों का प्रश्न ये है कि वो बार बार पूछते हैं कि सर जो करंट अफेयर्स है वो कितने दिन पुराना आएगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब भी परीक्षा होती है तो उससे पिछले 10 या 12 महीने का पूछा जाता है। ठीक है, यानी हम एवरेज 1 साल का मान लेते हैं कि मान लो अगर जून में परीक्षा है, जून 20 में परीक्षा है, तो जून 19 से अगर करंट अफेयर्स पढ़ लिया जाए तो प्रश्न आराम से हो जाते हैं, बाहर नहीं जाता है। एक आध प्रश्न कभी यदा कदा बाहर हो गया तो हो गया, ठीक है, अन्यथा 95% प्रश्न इसी में से आ जाते हैं पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो इसी रणनीति को अपनाते हुए हम भी इसी को फॉलो करेंगे। क्योंकि 3 परीक्षाएं हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमारा फोकस तीनों परीक्षाओं पर है, स्पेशली जीएस को लेकर के। ठीक है, समीक्षा अधिकारी की हिंदी आपको हम पढ़ा चुके हैं, तो उसमें आपको बस रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है, बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना, याद करना है। ठीक है, जीएस पर फोकस करना है। जीएस एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, यहाँ पर 5 विषय हैं प्लस करंट अफेयर्स है और भी चीजें हैं, तो यहाँ पर जीएस पर हमको फोकस करना है। तो हम करंट अफेयर्स आज से प्रारंभ कर रहे हैं और साथ ही साथ हम एक जीएस का विषय लेंगे, पॉलिटी, यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, चाहे वो पीसीएस हो या समीक्षा अधिकारी हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, यहां से आपको करीब 15, 17 या 18 प्रश्न या 20 प्रश्न लगभग मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि 15 से 20 प्रश्न आपको पॉलिटी से मिल जाएंगे किसी भी परीक्षा में। इसलिए इस पोर्शन और बहुत ही ये आसान है। ठीक है, हालांकि अगर आप पढ़ते हैं या अनुच्छेद याद करते हैं या संविधान संशोधन याद करते हैं, आपको परेशानी होती होगी, लेकिन मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद याद करने में, समझने में, संविधान संशोधन याद करने में जरा भी परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, ऐसी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको पॉलिटी पढ़ना बिल्कुल हलवा, एकदम बिल्कुल आसान लगेगा कि मतलब ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आपने हमारी पढ़ाने की शैली देखी है। ठीक है, तो हम उसी शैली का इस्तेमाल करते हुए पॉलिटी को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो आज से आपको 2 वीडियो रेगुलर मिलेंगे। एक सुबह में आपको मिलेगा पॉलिटी का और शाम में आपको मिलेगा करंट अफेयर्स का। ठीक है, टाइम आपको हम बता देंगे, जल्दी ही चैनल पर डाल देंगे कि किस टाइम आपको वीडियो मिला करेंगे। ठीक है, ये 2 वीडियो आपको रेगुलर है, एक पॉलिटी, एक करंट अफेयर्स डेली। इसके अलावा अगर कोई और 1-2 वीडियो बन गया तो हम वो भी आपको बीच में दे दिया करेंगे, दोपहर में या इवनिंग में जब भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज से हम थोड़ा सा नए ट्रैक पर चलने वाले हैं। पॉलिटी पढ़ेंगे और फिर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ही पॉलिटी और करंट अफेयर्स खत्म होंगे हम दूसरे विषय उठा लेंगे, इकोनॉमिक्स उठा सकते हैं, साइंस उठा सकते हैं, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी, या पर्यावरण, जैसी आपकी डिमांड होगी हम वैसी डिमांड के अनुसार काम करेंगे। ठीक है, और पॉलिटी हमारा यहाँ पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य होगा, वो उद्देश्य जो हमारा है वो फिलहाल
प्रारंभिक परीक्षा को फोकस करना है। ठीक है, हालांकि मुख्य परीक्षा की बातें हम बीच बीच में कर लेंगे, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये है कि पीसीएस की, उत्तर प्रदेश पीसीएस, समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी तीनों की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षाओं को फोकस करते हुए पॉलिटी को पढ़ना है। इसलिए वो टॉपिक हम जरूर पढ़ेंगे जहां से प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और आप जानकारी के अभाव में वो सवाल गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं अगर पॉलिटी के 15 प्रश्न आए तो आप 15 में से 15 सही करके आए, और ये संभव है, बिल्कुल संभव है, बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं होता होगा, अब ऐसा होगा। ठीक है, तो पॉलिटी में जो भी मेन टॉपिक हैं वो आपको हम बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे, यानी कि जहां से प्रश्न आता ही आता है हम उन टॉपिक को टच करने का अधिकतर प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी पॉलिटी तो पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो से लेकर के, बताएंगे आपको कि संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्या पड़ी, संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान की परिभाषा क्या है, लिखित और अलिखित संविधान क्या होता है, संविधान सभा क्या होती है, कैसे गठन हुआ है इसका, कैसे हमारा संविधान बना है, यानी पूरी कहानी आज आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि साथ में आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाते चलना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते चलना है, क्योंकि यहाँ तो बहुत कम चीजें मैंने लिखी हैं, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है तो बस इतना लिख पाया है। ठीक है, तो जो भी ये 20-25 मिनट या आधे घंटे का लेक्चर है, तो बहुत सारी चीजें आपको हम ओरली बताएंगे, मुंह से बोल बताएंगे, जिन्हें आपको नोट करना है, लिखना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अंतर ये समझिए कि संविधान क्या होता है और राज्य व्यवस्था क्या होती है। पहली चीज तो आप समझे, ठीक है, कि संविधान आप पढ़ रहे हैं या राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए संविधान क्या है। संविधान वो है जो हमारी किताब में, जो बुक में लिखा हुआ है, आर्टिकल अनुच्छेद के तहत लिखी हुई चीजें हैं। ठीक है, और जब वो वास्तव में सिस्टम उतारी जाती, जब उनके तहत सरकार काम करती है, उसके तहत जब शासन व्यवस्था चलाई जाती है, नए कानून बनते हैं, अधिनियम बनते हैं, संशोधन बनते हैं, तो उसे कहा जाता है राज्य व्यवस्था। यानी जो लिखा हुआ आर्टिकल अनुच्छेद है वो क्या है, संविधान है। और जब उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, यानी कि उसके अनुसार कानून बनाए जाते हैं, अधिनियम बनाए जाते हैं, या संविधान के अनुसार जब सरकार चलती है, विधेयक बनते हैं, तो उन सारी चीजों को कहा जाता है राज्य व्यवस्था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि संविधान में और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है। ठीक है, तो हम दोनों पढ़ेंगे, संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों हमको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि थ्योरेटिकल रूप में भी पढ़ना है और प्रैक्टिकल रूप में पढ़ना है कि अनुच्छेद क्या होते हैं और अनुच्छेदों का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, विधेयक क्या होता है, फिर अधिनियम वो कैसे बन जाते हैं, कैसे वो कानून या विधान बन जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संविधान क्या है और संविधान का अर्थ क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो संविधान है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सम और विधान। ठीक है, संविधान का अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो यहाँ पर दो शब्द आपको मिलेंगे, कौन कौन से, एक सम और एक विधान। ठीक है, सम का मतलब होता है समान, यानी इक्वल, सभी के लिए समान रूप से, और विधान का मतलब होता है नियम या कानून। ठीक है, क्या, नियम या कानून, अर्थात ऐसे नियम या कानून जो किसी देश के या किसी संस्था के नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, संविधान कहलाता है। ऐसे नियम या कानून जो किसी देश के नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, उस देश का संविधान कहलाता है। क्लियर हुआ होगा, क्या लिखा, अर्थात ऐसे नियम कानून जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हों, उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो जो संविधान अंग्रेजी के शब्द कॉन्स्टिट्यूशन से बना है। ठीक है, क्या बना है, कॉन्स्टिट्यूशन से बना है। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है, ये लैटिन भाषा के, किस भाषा के, लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से लिया गया है। एक लैटिन भाषा का शब्द था कॉन्स्टिट्यूट, वहां से ये लिया गया है। और इस कॉन्स्टिट्यूट शब्द का मतलब है शासन करने वाला सिद्धांत। क्या है, शासन करने वाला सिद्धांत, अर्थात ऐसे सिद्धांत जिनके द्वारा या जिनको लागू करने से शासन किया जा सके। तो ये
हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्दों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी आधार पर अगर हम इसकी परिभाषा देखें कि संविधान की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो शासन करने वाला सिद्धांत, यहाँ पढ़ेंगे, संविधान किसी देश या संस्था के नियम, कानून, नीतियों एवं सिद्धांतों का संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश या संस्था की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा छोटा लिखा हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, इसलिए मैं सब कुछ बोल दूंगा तो आप नोट डाउन कर लें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, संविधान किसी देश या संस्था के नियम, कानून, नीतियों एवं सिद्धांतों का संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश या संस्था की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। ये है संविधान की एग्जैक्ट परिभाषा। ठीक है, संविधान क्या है? एक जो है नियमों का संग्रह है या नियमों की एक किताब है, और उसके आधार पर किसी देश में या किसी संस्था में वहां के नागरिकों पर शासन किया जाता है। ठीक है, कुछ जरूरी बात है, जो संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उस समय संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। कब? जब संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, वर्तमान में कितने भाग हैं? वर्तमान में 25 भाग हैं, लगभग 444 अनुच्छेद, ये कंफर्म नहीं, क्लियर नहीं 444, ये लगभग है। ठीक है, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब ये भाग 25 कैसे हैं, ये हम जब भाग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि 25 कैसे हैं। ठीक है, हालांकि विकल्प कभी कभी 22 पूछा जाता है, कभी 22 विकल्प 25 भी होता है, तो किस दशा में आपको 22 वाला टिक करना है, किस दशा में आपको 25 वाला टिक करना है, दोनों बातें हम बताएंगे जब हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। ठीक है, और संविधान कब लागू हुआ था? संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। यह आंशिक रूप से हुआ था, यानी कि कुछ अनुच्छेद संविधान के 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू कर दिया गया था, यानी कि सारे के सारे अनुच्छेद थे वो इंप्लीमेंट हो गए थे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये थी कुछ जरूरी बातें संविधान के बारे में। और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कभी। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, अब देखिए संविधान कैसे बना, कैसे इसकी नींव पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ गई, इसकी क्या जरूरत थी जो संविधान बनाना पड़ा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत, यानी कि उस समय ब्रिटिश भारत इसको हम कहेंगे। ठीक है, संविधान बनने से पहले की बात 1945-46 की मैं बात कर रहा हूं, तो जो ब्रिटिश भारत था, ठीक है, और उस समय आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, लगभग समाप्त होने की कगार पर था। ठीक है, और उस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन काफी हताश हो गया था, निराश हो गया था, मतलब उसकी काफी शक्ति छीड़ हो गई थी, उतना मजबूत नहीं रहा था जितना मजबूत पहले था। ठीक है, तो काफी तरह तरह की वहां पर जो है ब्रिटेन में चर्चाएं होने लगी। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, तो बहुत सारी वहां पर चर्चाएं होने लगी कि मतलब अब किस तरह से भारत इतना बड़ा उपनिवेश है, कैसे वहां पर शासन किया जाएगा, और लोग वहां कितना विद्रोह कर रहे हैं, काफी जागरूक हो गए हैं, बार बार धरना प्रदर्शन होता है, हमारे अधिकारियों को मारा जाता है। ठीक है, तो इस तरह की कई सारी मतलब चर्चाएं हो रही थी। तो जैसे ही दूसरी विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उसी दौरान जो तत्कालीन इंग्लैंड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, ठीक है, तो उन्होंने 15 मार्च 1946 को ये घोषणा कर दी कि अब भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी, अर्थात अब भारत जल्दी ही स्वतंत्र हो जाएगा और ब्रिटेन का उपनिवेश अब वो नहीं रहेगा और स्वतंत्र हो जाएगा, उसका स्वयं का संविधान होगा, सारी चीजें उसकी स्वयं की होंगी। ठीक है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में क्या किया उन्होंने कि 23 मार्च 1946 को एक मिशन भेजा, और उस मिशन में 3 व्यक्ति शामिल थे। कौन? लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है, कौन कौन? लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। अगर आप इन तीनों के आपको पूरे नाम पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिसमें से लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे और इस मिशन का नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। ठीक है, अर्थात क्लीमेंट एटली ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा जिसमें कि 3 सदस्य थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। कब भेजा? 23 मार्च 1946 को, डेट याद रखना है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, इसका काम क्या था?
कि इसका काम ये था कि भारत में एक संविधान सभा बुलाई जाए और उसी संविधान सभा के लोगों के सुझाव के आधार पर संविधान का निर्माण किया जाए, संविधान की कई सारी समितियां बनाई जाए, ठीक है। यानी कि जो भी संविधान बनाने से संबंधित कार्यप्रणाली है उस पर क्रियान्वयन किया जाए, ठीक है। इसलिए ये कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से भेजा गया था। तो यहाँ पर ये आया कैबिनेट मिशन और इन्होंने जो है क्या किया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करवाया, ठीक है। यानी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कराया। अब ऐसे कैसे चुना जाए, कौन इसका संविधान सभा का सदस्य होगा, किसको रखा जाए किसको ना रखा जाए, तो चुनाव कराया गया। और चुनाव ये कैसा था, ये अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा हुआ चुनाव, ठीक है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिनिधि है, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे, लेकिन जनता के प्रतिनिधि का चुनाव कौन करेगा, वो जनता स्वयं करेगी। अर्थात एक प्रतिनिधि यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, ठीक है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। जैसे आप एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, जैसे आप क्या करते हैं, आप वोट डालते हैं, जब लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, तो जनता किसको चुनती है, अपने क्षेत्र के सांसद को चुनती है, ठीक है। फिर सांसद किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा है, अप्रत्यक्ष चुनाव है जनता द्वारा ही चुना गया है, लेकिन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। क्यों, क्योंकि जनता ने पहले लोकसभा सदस्य अर्थात एक सांसद को वोट दिया है और उस सांसद ने तब जाकर के सारे सांसदों ने मिलकर के सामूहिक रूप से एक राष्ट्रपति का चयन किया है, ठीक है। तो इसी आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक विधायक चुना जाना था, प्रतिनिधि चुना जाना था, और वह प्रतिनिधि ही सभा के सदस्यों का चुनाव करेगा, ठीक है। तो इस आधार पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि और ये प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेगा, ठीक है। ध्यान रखना आएगा आपको कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो क्या हुआ, जुलाई 1946 में, ठीक है, कब, जुलाई 1946 में 296 सदस्यों का चुनाव किया गया, ठीक है। यानी चुनाव वगैरह बाकायदा हुए और जितनी पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो या जो भी अन्य पार्टियां थी सिख वगैरह, तो सब खड़ी हुई, अपने अपने प्रतिनिधि उन्होंने खड़े किए और सबने चुनाव लड़ा। तो 296 सदस्यों का चुनाव किया गया, ठीक है, जिसमें कांग्रेस के सदस्य 208 थे, मुस्लिम लीग के 73 थे और अन्य पार्टियों के 15 सदस्य थे, ठीक है। इन सबको तीनों को मिला देंगे 208, 73 और 15 तो हो जाएंगे 296 सदस्य, ठीक है। तो ध्यान रखना है कुल सदस्य कितने थे, 296 थे, मुस्लिम लीग के 73, कांग्रेस के 208 और अन्य के 15 थे, ठीक है। ये संख्या आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से संविधान सभा का चयन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, ठीक है। तो प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, कितने, 389 सदस्य थे। 11 प्रांतों से 292 सदस्यों का चयन किया गया था। 4 कमिश्नरी वाले जो क्षेत्र से वहां से 4 सदस्य चुने गए और जो देसी रियासतें थी वहां से 93 सदस्यों का चुनाव किया गया। तो 292, 4 और 93 मिलाएंगे तो 389 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें जो संविधान सभा थी, ये प्रश्न बहुत ही प्रमुख है, ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ महिला सदस्य भी थी और महिला सदस्यों की संख्या जब स्टार्टिंग में संविधान सभा बनी थी तो उस समय संख्या 10 थी, ठीक है, कितनी, 10। इसके बाद में 5 महिलाओं को और संविधान सभा में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या हो गई थी 15 अर्थात 15, ठीक है। कुल कितनी थी, 15 थी। स्टार्टिंग कितनी थी, 10 थी। बाद में कितनी शामिल की गई, 5 शामिल की गई हैं और कुल मिलाकर के ये 15 हो गई थी, ठीक है। तो अब विकल्प आप कैसा आता परीक्षा में, ठीक है। तो कहीं कहीं देखिए कुछ किताबें बड़ी गलत दी है, कंफ्यूजन वाली, कि 12 दिया सकता, ठीक है। तो 12 संख्या बिल्कुल गलत है, ठीक है, 12 तो थी नहीं, ठीक है। या तो 10 या फिर 15, क्योंकि 10 स्टार्टिंग में थी, 5 बाद में जोड़ दी गई तो 15 हो गई, ठीक। अब हम संविधान सभा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, संविधान सभा की बहुत परीक्षा में पूछा जाता है
कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में संपन्न हुई थी। कहां पर? नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर है, उसके पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की प्रथम बैठक का संपादन किया गया था। और उस सभा के तत्कालीन सबसे बुजुर्ग सदस्य श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब? 9 दिसंबर को ही इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक, कब? 11 दिन, 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, और ध्यान क्या रखना है कि मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार किया गया क्योंकि उसने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, ध्यान रखना कि मुस्लिम लीग क्या संविधान सभा में शामिल हुई थी? नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग कर रही थी, इसलिए वो भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। कौन? मुस्लिम लीग। ठीक है, और हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि शामिल नहीं थे। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, पूछा गया है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं थे? वो थी हैदराबाद रियासत। ठीक है, बताइएगा हैदराबाद रियासत के जो नवाब थे उनका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो संविधान सभा का वाचन हुआ था, ठीक है, तो वो कितने चरणों हुआ था? तो संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, प्रथम हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच। द्वितीय हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच। और तृतीय हुआ था 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच। ठीक है, तो ये 3 संविधान सभा के वाचन थे। ठीक है, डेट याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसी संविधान सभा के आधार पर फिर कुछ समय बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, अंतरिम सरकार बनाई गई और इस अंतरिम सरकार से परीक्षा में चाहे पीसीएस हो, प्री मेंस कुछ भी हो, यहां से अक्सर प्रश्न आता ही है, इसलिए इसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे कि 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, और अंतरिम सरकार की कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष कौन से? तत्कालीन वायसराय ही थे। ठीक है, कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? वायसराय थे। और उसके उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। और इस अंतरिम सरकार में कितने मंत्री थे? 14 मंत्री शामिल किए गए थे। ठीक, कितने? 14 मंत्री शामिल थे, जिसमें कुछ प्रमुख मंत्रियों के नाम लिखे हुए हैं। चूंकि ये परीक्षा में पूछे गए इसलिए आप भी याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा। ठीक है, कौन कौन से? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास गृह मंत्रालय, सूचना मंत्रालय और प्रशासन था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था। आसफ अली, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद, समीक्षा अधिकारी में प्रश्न पूछा गया है, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। और लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि आरंभ में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुई थी। इसके कुछ समय बाद जब वायसराय ने बहुत सारे प्रयास किए, तब जाकर के 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया। ठीक है, तो जो लियाकत अली खां जिनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार था, ये मुस्लिम लीग के सदस्य ही थे जो बाद में शामिल हुए थे। ठीक है, और मुस्लिम लीग क्यों शामिल हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था? उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था कि संसद में जाकर के घुसो, वहां बैठो और सरकार को न चलने दो, सरकार को काम न करने दो, बस ये उसका उद्देश्य था, इसलिए वो शामिल हुई थी। ठीक है, तो ये थी जो है संविधान सभा, अंतिम सरकार और संविधान से संबंधित जरूरी बातें। ठीक है, 2-3 पॉइंट और यहाँ पर देख लेते हैं। और जो हमारा देखिए संविधान क्या है? संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक संविधान लिखित होता है, एक अलिखित होता है। ठीक है, जैसे अगर लिखित संविधान की बात की जाए तो भारत का कैसा है? लिखित संविधान है। ठीक है, लेकिन अगर अलिखित संविधान की बात की जाए तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है, यानी कि वो रूढ़ियों पर, परंपराओं पर, नीतियों पर चलता है। ठीक है, वहां पर राजा का शासन है, राजा के शासन के आदेश के अनुसार चलता है। तो वहां की बहुत सारी बातें कैसी हैं? ओरली, मतलब जो है आदेश जारी कर दिया बस चल रहा। ठीक है, यानी कि लिखित रूप में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो और
जो विश्व का पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का है, ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, जबकि अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, ठीक है। हम अगले के चैप्टरों में इन देशों के संविधान के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, ठीक है, कि ब्रिटेन का या रूस का या आयरलैंड का, ठीक है, तो या ब्रिटेन का, जर्मनी का संविधान क्या क्या है, थोड़ी थोड़ी जानकारी हम उनके बारे में लेते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। तो हमारा मकसद इस क्लास का ये था कि आपको संविधान के बारे में एक रूपरेखा देना कि हम किस तरह के पढ़ेंगे, ठीक है, और कैसे संविधान का निर्माण हुआ होगा, कैसे संविधान सभा बनी होगी और अंतर सरकार कैसे बनी होगी, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रारूप समितियां हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, और भी प्रमुख समितियां हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर इस तरह धीरे धीरे हम जो है प्रस्तावना और नागरिकता, मूल अधिकार, संविधान के भाग, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निश्चित तत्व, ठीक है, संसद, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, पंचायती राज, ठीक है, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ठीक है, और संविधान से मतलब जो भी प्रमुख चीजें हैं संविधान की प्रमुख समितियां या संसदीय समितियां, ठीक है, यानी कि जो भी प्रमुख चीजें हैं संविधान की हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ताकि हमारी जो तीनों परीक्षाएं हैं पीसीएस, आरओ और बीईओ, इनमें कोई प्रश्न पॉलिटी से गलत नहीं होना चाहिए। बस मेरा यही संकल्प होगा कि इस तरीके से पॉलिटी को पढ़ा जाए कि एक भी प्रश्न गलत ना हो, ठीक है, और साथ में करंट अफेयर्स की कक्षाएं भी जारी रहेंगी, ठीक है। तो दोस्त कैसी लगी आपको ये वाली क्लास, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आशा है कि आप कमेंट करेंगे और अगली क्लास के लिए आप उत्सुक होंगे और कॉपी कलम आपकी तैयार होगी ताकि नोट्स लगातार बनता रहे। मिलता हूं अगली क्लास में, नमस्कार।